किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से जो हमने पत्राचार किया था उसके बाद देर रात कल अप्रूवल आ गया है और 1 तारीख की बजाय कल 25 सितंबर से ही पैडी की जो प्रोक्योरमेंट है उसको पूरे प्रदेश भर में हम शुरू करने का काम करेंगे। वहीं 2.5 लाख मेट्रिक टन बाजरे की प्रोक्योरमेंट के लिए भी केंद्र ने अनुमति दे दी है और हैफेड के माध्यम से प्रदेश भर की 92 मंडियों के अंदर बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी हरियाणा सरकार शुरू करेगी। पैडी को 211 परचेज सेंटर हमने बनाए हैं, उनके अंदर हम प्रोक्योर करने का काम करेंगे। हमारा जो एस्टिमेशन है वो इस साल फ्लड के बावजूद भी बम्पर फसल का है। पिछली बार लगभग 58.5 लाख मेट्रिक टन पैडी हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी। इस बार का आंकलन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे पास आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख मेट्रिक टन पैडी का आगमन होगा। पूरी तौर पर सभी हमारी मंडियों के अंदर व्यवस्था फार्मर्स के लिए सरकार ने पूरी तौर पर बना दी है, चाहे वो गनी बैग्स की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो। और इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर्स को भी हमारी जो नई पॉलिसी है उसको भेज दिया गया है कि वो मिलिंग जो आगे यूनिट्स हैं उनकी एम्पैनलमेंट भी साथ के साथ करने का काम करें कि मंडी से मिल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में डिले ना हो और मंडियाँ साथ के साथ खाली हो। और साथ के साथ डिप्टी कमिश्नर ये इंश्योर करें डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कि जो पेमेंट है फार्मर्स की, जो हमारा टारगेट 48 आवर्स का है, उसके अनुसार हम उससे पहले हर ज़िले के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जो फार्मर्स की पेमेंट को साथ के साथ पूरा पे करने का कार्य करेगी। जो एक्सेसिव बाजरा हमारे प्रदेश के अंदर 2.5 लाख के बाद भी होगा, उसके लिए भी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से हमारे फार्मर्स को बैलेंस जो उनका क्रॉप के अंदर अगर कोई डिफरेंशिएशन रहेगा प्रोक्योरमेंट शुरू होने के बाद, तो साथ के साथ भावांतर भरपाई योजना में भी उसको हम कवर अप करने का काम करेंगे। क्योंकि इनिशियल 2.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा जो हमारे प्रदेश में आएगा उससे वैल्यूएशन जो बाजरे की है, मुझे लगता है अनुमान भी पूरा है कि एमएसपी के बराबर प्राइवेट सेक्टर भी बाजरे का खरीद करने का कार्य करेगी। और ये पहली बार हुआ है। पहले सिर्फ फार्मर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपनी क्रॉप का पूरा ब्यौरा देता था और बारी बारी ये डिमांड आती थी फार्मर्स की कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए, हमें रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिला। ये पहली बार हुआ है कि जो लगभग 88.5 लाख एकड़ हरियाणा में कल्टीवेबल लैंड है, 100% रजिस्ट्रेशन हमने करी है। जहाँ फार्मर्स ने रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया है वहाँ उसको वेरीफाई किया गया है और उसके साथ साथ एक एक एकड़ का एग्रीकल्चर विभाग ने डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा रजिस्टर करने का काम किया है। तो कोई भी फार्मर प्रदेश का आज रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं है। अगर कोई एरर आता है तो मार्केटिंग बोर्ड के और मंडी के अंदर एग्रीकल्चर विभाग के हम बूथ्स लगाने का काम करेंगे कि उसकी रीवेरिफिकेशन अगर कोई फार्मर चाहता है, किसी का डाटा चढ़ा हुआ है मगर क्रॉप दूसरी चढ़ी है, तो साथ के साथ उसकी भी वो अपील कर सकता है और साथ के साथ ही उसका रीवेरिफिकेशन कर डाटा रिकंसाइल करने का हम काम करेंगे। हमने प्रत्येक मंडी के अंदर व्यवस्था के तौर पर विभाग जो वहाँ प्रोक्योरमेंट करेंगे उनके भी बूथ्स लगाए हैं कि किसी फार्मर को मंडी में आने के बाद क्रॉप बेचने में कोई दिक्कत ना आए। मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 3 सालों से जो हमारा एक प्रयास रहा कि डिजिटलाइजेशन का लाभ लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ई खरीद के माध्यम से
फार्मर को उसके प्रोड्यूस का पूरा पैसा हम टाइमली उस तक पहुंचाए, इस अचीवमेंट को हम पूर्ण तौर पर कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके लिए 13,000 करोड़ की सीसी लिमिट भी हरियाणा सरकार ने बना ली है। और डिसम्बर्समेंट जो पैसे का होगा फार्मर के खाते के अंदर, उसके अंदर भी कोई डिले इस बार नहीं आएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मंडी वाइज, प्रोक्योरमेंट सेंटर वाइज, परचेज सेंटर वाइज हमारे अधिकारी बैठे होंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी परेशानी आने पर, और उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कराने का भी हम काम करेंगे। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उसका भी हमने कॉल सेंटर इस्टेब्लिश कर लिया है। मोबाइल के माध्यम से भी री अपडेटेशन कोई डाटा की है तो फार्मर रिकंसाइल उसको साथ के साथ करा सकता है। और मैं तो इतना विश्वास कर सकता हूँ कि देश के इतिहास में जो आगामी क्रॉप सीज़न होगा वो सबसे स्मूथ और सबसे अच्छा प्रोक्योरिंग सीज़न हम रिकॉर्ड बनाकर साबित करने का काम करेंगे। उसके अंदर जो सहयोग हमें चाहिए होगा वो इतना ही है कि फार्मर अपलोड कर कर जब जब उसके स्लॉट्स बने उस दौरान अपनी फसल लेकर आए कि मंडियाँ भी ओवरबर्डन ना हो, और मंडियों के अंदर आवक जो है उसकी लिफ्टिंग भी हम टाइमली करा पाएंगे। और इसके लिए जो हमारा वीट के सीज़न में ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर हुआ था, उन्हीं सब लोगों को आदेश दे दिए है कि स्मूथली व्हीकल्स अवेलेबल कराकर मंडी से लेकर मिल्स तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पर्याप्त मात्रा में लेबर वो उपलब्ध रखे कि साथ के साथ वो आवक भी हो, उठान भी हो और मिल तक पहुंचाकर उसकी अपडेटेशन भी हो कि पेमेंट टाइमली हम कर पाए। साथ में कल जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का 110वां जन्मदिवस है, और उस उपलक्ष्य में जननायक जनता पार्टी सीकर की पावन धरा पर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस बनाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि पूरे देश भर के चौधरी देवीलाल जी के जितने भक्तगण हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, उनको आदर्श मानते हैं, वो सब बढ़ चढ़कर सीकर की पावन धरा पर पहुंचने का काम करें और जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करें। ये मतलब आमतौर पे इधर ही मनाते थे हरियाणा की तरफ, सीकर की क्या मतलब उद्देश्य है? और दूसरा कि राजस्थान में जिस तरह से आप अब जा रहे हैं, रैली कितना महत्वपूर्ण जो उसमें? मैं मानता हूँ लाखों लोग सीकर की पावन धरा पर कल आएंगे। राजस्थान के अंदर इसलिए जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस बनाया जा रहा है कि जितने वहाँ साथी हैं, विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है, उनकी ये मांग थी कि सीकर वो पावन धरा थी जहाँ से चौधरी देवीलाल जी सांसद बने, इस देश के उप प्रधानमंत्री बने। इस बार उनका जन्मदिवस जो है वो सीकर बनाया जाए, और मैं मानता हूँ कि हज़ारों की तादाद में हरियाणा से और लाखों की तादाद में राजस्थान से लोग सीकर की पावन धरा पर सीकर खेल मैदान में पहुंचकर चौधरी देवीलाल जी को नमन करेंगे। तो सर राजस्थान में जो है कल बिगुल बजा दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि जैसे हमने बात हरियाणा में कही थी कि हरियाणा विधानसभा का ताला जो है वो जेजेपी की चाबी खोलेगी, और साथियों ने मेहनत करी, और राजस्थान के अंदर भी आज व्यवस्था परिवर्तन लोग चाहते हैं। और मैं तो पीछे राजस्थान के जब जब दौरे पे गया, एक चीज़ मैंने बड़ी शॉकिंग देखी वहाँ पर कि गुलाबी रंग के पोस्टर लगे हुए और उस पर कांग्रेस सरकार ने लिखा हुआ है मिशन 2030। राजस्थान की जनता ने ये मन बना ली है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ जो है वो 2023 में करेगी, 30 तक आने का मौका भी उनको नहीं देगी। और गुलाबी गैंग तो हरियाणा में भी बना था, और वही प्रचलन आज राजस्थान को बर्बाद करने के लिए राजस्थान में चलाया गया, जहाँ हज़ारों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट में राजस्थान में खर्चा गया। आज ड्रग्स पंजाब की तरह तादाद पे राजस्थान में बढ़ा, माइनिंग माफिया का बुरा हाल, गैंगिज़म के अंदर जिस तरह के हालात यूपी बिहार के होते थे आज राजस्थान के, महिलाओं के खिलाफ अपराध में आपने भी घटनाएं देखी है, किस तरह की घटनाएं राजस्थान में हुई है। और तो और जो सबसे शॉकिंग चीज़ राजस्थान में देखने को मिली कि पिछले 13 महीनों में
17 पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं। और एक चीज़ तो बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई कि एक ब्लॉक के 200 सब इंस्पेक्टर लगे और एक परिवार के 3 लगे। और राजस्थान की जनता ने इस बार ये निर्णय ले लिया है कि इसके ऊपर कड़े कदम राजस्थान की जनता वोट के माध्यम से उठाएगी और बदलाव लाएगी। सर, राजस्थान में तैयारी अकेले हैं, अकेले तैयारी तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? बीजेपी आलाकमान से कोई बातचीत हुई हो? और देखिए, आज के दिन आरोप लगता है सर कि जानबूझकर जो जेजेपी है आप है कुछ वोट काटने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। पॉलिटिकल लोग इस टाइप के आरोप लगा रहे हैं कि एक वर्ग के वोट कोई भी संगठन है, संगठन विस्तार जब ही होता है जब आप उसको और बढ़ाएंगे। राजस्थान कोई अछूता नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 2 बार राजस्थान विधानसभा से विधायक रहे हैं और 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, दाता रामगढ़ से, नॉर्थ से। चौधरी देवीलाल जी राजस्थान में सांसद रहे। हमारा टारगेट 200 सीटों का नहीं है, हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है। और मुझे लगता है कि 25 से 30 सीटों पर जहां हम लड़ेंगे मजबूती से अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। और आज के दिन अनुभवी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह जी हो, दाता रामगढ़ से जहाँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़े थे, वहाँ उनके सामने जो चुनाव लड़ते थे, 8 बार जिस परिवार में विधानसभा देखी है, आज वहाँ से रीटा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं मानता हूँ कि अनुभवी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे लोग जुड़े जिनका लंबा इतिहास चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ा रहा है और वो ताकत के साथ ही राजस्थान के अंदर परिवर्तन आएगा। बीजेपी आलाकमान से कोई बातचीत हुई हो? देखिए, अलायंस की बात जब होगी तब की बात है। आज हमें संगठन बढ़ाना है, संगठन को मजबूती देनी है, उसके उपरांत हम काम करें। आप सर राजस्थान में गए हैं, कई जगह घूमे हैं, आपको मुद्दों का भी पता चल गया कि मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाना है। उसको लेकर मैनिफेस्टो कमेटी की कोई बैठक आपकी तरफ से की हो? अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ। मेरे अनुमान के अनुसार अक्टूबर के मिड में राजस्थान का चुनाव डिक्लेयर होगा और दिसंबर से पहले पोलिंग होगी। तो इस दौरान मैं ये मानता हूँ कि ये मुद्दे भी, मैनिफेस्टो भी, ये तो लोकल स्टेट जो हमारी यूनिट है उनका कार्य है और वो समय अनुसार इसको पब्लिश करें। चौधरी साहब की याद में कि रैली पैरेलल कैपिटल में भी होगी। अभय चौटाला साहब की कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को मंच पर लाया जाए। और एक सवाल इसमें ये भी है कि क्यों अभय चौटाला साहब मान लो खड़गे साहब से मिले, उनको न्योता दिया, क्यों कांग्रेस से गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बातें कर रहे हैं? ऐसी क्या नौबतान पड़ी? देखिए, वो उनकी पार्टी का निर्णय है और मैं तो मानता हूँ चौधरी देवीलाल जी वो संस्था थे कि 2 क्यों 50 जगह भी बड़े लेवल पर उनको याद किया जाए, वो भी कम है। इस देश के अंदर चौधरी देवीलाल जी का जो योगदान रहा है, आज बड़े बड़े परिवर्तन अभी तक उसके आ रहे हैं। चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे जच्चा बच्चा हो, चाहे मनरेगा काम के बदले अनाज योजना हो, वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थे जिनको मुझे लगता है देश भर में याद किया जाएगा। सर, आपके मंच पे जेजेपी के अलावा किसी दूसरे दल का कोई नेता? पार्टी की रैली है, राजस्थान की रैली है और मुझे लगता है कि इस बार हमारा टारगेट भी ये है कि संगठन की ताकत को हम दिखाने का काम करें। आगे परिवर्तन, बदलाव राजस्थान के अंदर करेंगे तो ज़रूर और बड़ा मंच भी लगाएंगे और साथियों को भी लाएंगे। सर, उदयमान जी ने एक बयान दिया जो काफ़ी वायरल हो रखा है 2 दिन से, पीएम साहब सीएम साहब को लेके। आप इस बयान की? मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं की सोच इससे साबित होती है कि उनकी सोच व्यक्तियों के प्रति क्या है, महिलाओं के प्रति क्या है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना और वो भी प्रदेश अध्यक्ष स्तर के एक व्यक्ति द्वारा, ये निंदनीय है। अच्छा, ये धान का टारगेट कितना किया है सर? 60 लाख मीट्रिक टन का हमने टारगेट लिया है, जो एग्रीकल्चर विभाग से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका अप्रूवल आ गया। और दूसरा कोई इफेक्ट नहीं किया लैंड के एरिया को? बाढ़ को, फ्लड्स का कोई प्रभाव पड़ा? फ्लड्स की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा अनुमान है वो क्रॉप लॉस जो उस दौरान हुआ था, जहाँ जहाँ रीग्रोन होगी है उसको 7,000 से हम कॉम्पनसेट करेंगे और जहाँ 100% लॉस रहा है उसको 15,000 के रुपए देकर हम कॉम्पनसेट करेंगे। उसके साथ मकानों का, एनिमल्स का, पोल्ट्री का जो नुकसान था उसका डीसीज द्वारा डिटेल्ड रिपोर्ट आ चुकी है और मेरा अनुमान है कि लगभग 250 करोड़ का नुकसान
हमारा प्रदेश भर के अंदर हुआ है और उसको इमीडिएटली जैसे ही एफडी से क्लियरेंस आ जाएगी हम रीइंबर्स करने का डायरेक्ट खाते में काम करेंगे। एक और अभी सहकारिता मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गन्ना उत्पादन का क्षेत्र जो है 17% कम हुआ है। इस दफे धान की जो फसल हुई है कितने फीसदी कम रकबे में हुई है पिछले साल की तुलना में? एरिया लगभग सिमिलर है, मगर इस बार जो एरिया फ्लडेड था वहाँ आउटफॉल ज़्यादा है पर एकड़ का, और 5 ज़िले हमारे ऐसे हैं जहाँ डेफिसिट रेनफॉल भी रहा है, वहाँ आवक कम भी रह सकता है, जिसके अंदर रोहतक है, जींद है, हिसार है, फतेहाबाद है, भिवानी है। इस एरिया के अंदर धान पर एकड़ यील्ड जो है वो थोड़ा कम भी रह सकता है। सर एक थोड़ा हटके सवाल है। जो महिला को उच्च शिक्षा डाला उसको चार्जशीट किया गया है सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का, उस पर कुछ नहीं। देखिए, जो कार्रवाई डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट उससे क्लैरिटी के साथ बता दे तो बेहतर है, मगर जॉब में रहकर इस तरह की शब्दावली को यूज़ करे तो इंटरनल डिपार्टमेंट का मैटर है, वो अपना एक्शन ले।